हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग इस समय बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 के बारे में और लेक्चर का टाइटल है, आज के लेक्चर का टाइटल है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एरोबिक एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ना बात करके हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बात कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। देखो प्यारे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ बातें कॉमन है, जैसे दोनों ही रिएक्शन में, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ही रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन का जो पर्पस होता है इज़ टू प्रोड्यूस द एटीपी, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना। दोनों का पर्पस एटीपी को प्रोड्यूस करना होता है। दोनों के अंदर एंजाइम्स यूज़ होते हैं, दोनों के अंदर शुगर या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है प्राइमरी तरीके से। यस सर। लेकिन फिर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में खुद की कुछ बातें होती हैं और उस खुद की बात को हम लोग बात करने जा रहे हैं। यस सर। तो सबसे पहला पॉइंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाता जो बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता। अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है तो मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो पाएगा? यस सर। एरोबिक रेस्पिरेशन की खास बात ये होती है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और जब ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ऑक्सीडाइज्ड होके वो बनाता है CO2 और वाटर। यस सर। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है। एज ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो हम लिखेंगे ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। क्या इसका मतलब होता है अगर मैं बोलता हूँ कि ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज और ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज? इसका मतलब ये होता है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये होता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो वो कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं देगा। उसके साथ हमेशा ऑलवेज अप्लाइड कंडीशन ये रहेगा कि हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। तो इसके अंदर हमेशा कंफर्म तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। आप सभी को पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। दो इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। यस सर। बट सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में तीन बातें जो होती हैं वो सिमिलर हैं। यस सर। सिमिलरिटीज़ क्या है? तीन बातें। पहली बात आप ये लिख लीजिए, पहली बात, दोनों के अंदर ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ हो सकता है। नंबर सेकेंड थिंग, दोनों ही मैकेनिज्म में एंजाइम हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। तीसरी बात, दोनों ही रिएक्शन का जो पर्पस होगा इज़ टू प्रोड्यूस द एटीपी दैट इज़ नथिंग बट द एनर्जी। अब आपको समझना है कि डिफरेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस रहेगा कि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस रहेगा कि इसमें ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ना कि कम्प्लीटली। यस सर, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। तीसरा डिफरेंस ये रहेगा कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा बनेगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पक्का क्लियर है? अच्छे से समझ लो। यस सर। और भी डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, या तो 36 या तो 38, मोस्ट ऑफ द सेल में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। यस सर। लेकिन इसमें आपको खाली 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। यस सर। ये सारे डिफरेंस है। अब हमको ये सीखना है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है। यस सर।
आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वाटर लॉक्ड प्लांट में, ये मसल्स ऑफ एनिमल में भी होता है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन कहलाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एरोबिक को सप्लीमेंट करने वाला। एरोबिक भी होगा और एनारोबिक उसको सपोर्ट करने के लिए होगा। यस सर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सोल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो खाली एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही रेस्पायर करते हैं। देन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके साथ मोल्ड, ईस्ट एंड सम पैरासाइट कैन ऑल्सो परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। तो हमको ये सीखना होगा कि फर्मेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। यस सर। तो जब भी हम फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ये जो वर्ड फर्मेंटेशन है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उस लैटिन वर्ड को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटम, और फर्मेंटम का मतलब होता है टू बॉयल। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि टू बॉयल? टू बॉयल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी फर्मेंटेशन होता है, याद रखिए, जब भी फर्मेंटेशन होता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब भी फर्मेंटेशन होता है तो बदले में गैस निकलती है। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। जब भी फर्मेंटेशन हो जाता, ध्यान से सुनो, जब भी फर्मेंटेशन हो जाता बदले में CO2 निकल जाता, और जब भी CO2 निकलता है तो ये फ्रॉदी अपीयरेंस देता है। फ्रॉदी मतलब झाग जैसा अपीयरेंस देता है, और झाग जैसा अपीयरेंस लगता है तो ऐसा अपीयर होता है कि ये चीज़ बॉयल हो रही है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो फर्मेंटेशन जब भी हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता, और जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी वेसल से निकलता हुआ नज़र आता तो उसका फ्रॉदी अपीयरेंस दिखाई देता, और ये फ्रॉदी अपीयरेंस टू बॉयल, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बॉयल हो रही है। यस सर। तो फर्मेंटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड का फर्मेंटम, और फर्मेंटम का मतलब होता है टू बॉयल, और टू बॉयल किस रेफरेंस में दिया हुआ है? बिकॉज ऑफ फ्रॉदी अपीयरेंस। और फ्रॉदी अपीयरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बकनर। बकनर ने इस दुनिया को सबसे पहले बताया कि फर्मेंटेशन इज़ पॉसिबल। बकनर ने इस दुनिया को सबसे पहले बताया कि फर्मेंटेशन इज़ पॉसिबल इवन विदाउट लिविंग ईस्ट सेल। बिना लिविंग ईस्ट सेल के भी फर्मेंटेशन पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल उठता है कि बकनर ने कैसे एक्सप्लेन किया दुनिया को, कि फर्मेंटेशन इज अ पॉसिबल इवन विदाउट लिविंग ईस्ट सेल। यस सर। तो एग्जैक्टली बकनर ने एग्जैक्टली क्या किया, जरा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। बकनर ने लिया लिविंग ईस्ट सेल। जब उन्होंने लिविंग ईस्ट सेल लिया तो इस लिविंग ईस्ट सेल को उन्होंने हाई प्रेशर में, अंडर हाई प्रेशर इसको ग्राइंड किया। जब इसको हाई अंडर प्रेशर में ग्राइंड किया तो ऑब्वियसली ईस्ट सेल क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जो भी रह जाएगा वो ईस्ट सेल का एक्सट्रैक्ट क्या है? लाएगा।
इस एक्सट्रैक्ट के अंदर शुगर सॉल्यूशन को ऐड किया गया, और जब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर शुगर सॉल्यूशन ऐड किया गया तो फर्मेंटेशन चालू था, फर्मेंटेशन डज टेक्स प्लेस। देखो देखो प्यारे बच्चों, अगर फर्मेंटेशन लिविंग सेल का प्रोसेस होता है या फर्मेंटेशन इज ओनली पॉसिबल बाय लिविंग सेल, अगर ऐसा बोला जाता कि फर्मेंटेशन लिविंग सेल के बगैर पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा बोला जाता तो क्या ये फर्मेंटेशन होता? यस सर, तो ये फर्मेंटेशन नहीं होता। बकनर ने एग्जैक्टली क्या किया? बकनर वो साइंटिस्ट था जिसने लिविंग ईस्ट सेल को लिया, लिविंग ईस्ट सेल को ग्राइंड किया अंडर हाई प्रेशर, और ग्राइंड करने के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट मिला उस एक्सट्रैक्ट के अंदर उन्होंने ऐड किया शुगर सॉल्यूशन को, और जैसे ही शुगर सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐड कर दिया गया, जैसे ही शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया, फर्मेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल हुआ। यस सर, तो फर्मेंटेशन क्यों पॉसिबल हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्मेंटेशन इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये लिविंग सेल तो कर ही रहा था, लेकिन लिविंग सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं। यस सर, लिविंग सेल के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन था, रेस्पिरेशन में हमने कई सारे एंजाइम सीखे हुए थे। यस सर, एरोबिक में। उसी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो ये एक्सट्रैक्ट के अंदर लिविंग ईस्ट सेल नहीं था, यस सर, बट इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन पाया गया था? वो एंजाइम पाया गया था, वो एंजाइम जो इस फर्मेंटेशन को पॉसिबल करता है। यस सर, लेटर ऑन ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो एंजाइम पाया गया था उसको एक साथ नाम दे दिया गया जाइमेज। जाइमेज नाम किसको दिया गया? जाइमेज ने नाम उसको दिया गया था जो एक्सट्रैक्ट के अंदर था। उस पूरे एक्सट्रैक्ट को, एक्सट्रैक्ट के अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उस एक्सट्रैक्ट को नाम दे दिया गया जाइमेज। और इसी हिसाब से, जाइमेज के हिसाब से ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, कौन सा फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन विच इज विदाउट लिविंग ईस्ट सेल, ऐसे फर्मेंटेशन को नाम दे दिया गया जाइमोसिस। तो आपको जाइमेज भी क्लियर हो गया और आपको जाइमोसिस भी क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? पक्का? तो अब वक्त आ गया है कि हम फर्मेंटेशन को डिफाइन करें। तो फर्मेंटेशन एग्जैक्टली क्या है? फर्मेंटेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, नंबर 1 पॉइंट। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, नंबर 2 पॉइंट। बदले में एनर्जी रिलीज होती है, नंबर 3 पॉइंट। और ये जो प्रोसेस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं परफॉर्म किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो परफॉर्म करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। फर्मेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? फर्मेंटेशन इज अ एनारोबिक ब्रेकडाउन, इट इज अ एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। It is an anaerobic breakdown of the carbohydrate and other organic compound into organic.
यस सर, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। फर्मेंटेशन एग्जैक्टली क्या होता है? फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है? किस में होता है? किस में होता है? अल्कोहल में होता है, या तो ऑर्गेनिक एसिड में होता है, या तो फिर गैसेस में होता है। मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल हो सकता है या वो ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, और साथ में वो गैस भी होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो ये रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, और देयर एंजाइम, या तो उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम है उसकी वजह से हो सकता है। यस सर, तो आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए फर्मेंटेशन एक बार डिफाइन कर देता हूँ। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस कहलाता बिना ऑक्सीजन के ही ये हो जाता, बिना ऑक्सीजन के ही इसमें ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाता। ब्रेक होते ही अल्कोहल या तो ऑर्गेनिक एसिड या तो गैसेस रिलीज हो जाता। ये करामात या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो उसका एंजाइम भी कर जाता। यस सर, सो ऑल द बेस्ट। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग आगे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में। ये कर लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये डिफरेंस आप ज़रा समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में। यस सर, तो यस, डिफरेंस फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के बीच में डिफरेंस समझता हूँ तो सबसे पहला डिफरेंस है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, बट फर्मेंटेशन एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नहीं है। फर्मेंटेशन एक एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, इट इज़ अ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। और इस एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसका रूप बदलता है, उसका फॉर्म बदलता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यस सर, तो ये जो फर्मेंटेशन है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेशन है। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये रिएक्शन एंजाइम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हमेशा सेल के अंदर होता है, तो ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। इसका मतलब ये इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर है। हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, बट फर्मेंटेशन को हम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसको हम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब आपको ये अच्छे से समझना होगा कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये होता है कि इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज़ करके हम इसका बेनिफिट पा सकते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, हम कैसे फर्मेंटेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यस सर, नंबर वन मैकेनिज्म। आप सभी को मालूम है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यस सर। तो लैक्टिक एसिड इज नॉट द ओनली ऑर्गेनिक एसिड विच इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। यस सर। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं, विनेगर होता है जो फर्मेंटेशन से बनता है। तो सबसे पहला जो फर्मेंटेशन का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्मेंटेशन से हम लोगों को अल्कोहल मिल सकता है, वी कैन फॉर्म अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। नंबर 2, हम लोग फर्मेंटेशन से हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम लैक्टिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में हम एसिटिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हम लोग फर्मेंटेशन से फॉर्म कर सकते हैं। यस सर। ऑर्गेनिक एसिड इससे बन सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि आपको मालूम है कि ब्रेड इंडस्ट्री में तो ब्रेड कैसे बनता है? इस ईस्ट के इस्तेमाल से बनता है। तो ईस्ट क्या होता है? वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। यस सर, आटे के अंदर। और जब आटे के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है तो अल्कोहल बनता है, लेकिन अल्कोहल ये वोलेटाइल हो जाता है, अल्कोहल उड़ जाता है। बदले में बाद में CO2 भी रिलीज़ होता है और वो CO2 हमारे आटे को एक लाइट अपीयरेंस, हल्का अपीयरेंस या स्पॉन्जी अपीयरेंस देता है। यस सर। इसके अलावा जो चाय होती है ना, टी के जो पत्ते होते हैं ना, वो ना बिटर होते हैं। टी के बिटरनेस को कम करने के लिए भी हम उसको फर्मेंट करते हैं। यस सर। इसको हम बोलते हैं टी क्योरिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोबैको एंड टी को क्योर्ड करते हैं। क्योर्ड करने का मतलब ही होता है कि इनके अंदर बिटरनेस होता है। तो क्योर्ड मतलब रिमूवल ऑफ बिटरनेस। यस सर। रिमूवल ऑफ बिटरनेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस बोलते हैं। रिमूवल ऑफ बिटरनेस को हम लोग क्योरिंग बोलते हैं। इसके अलावा ये जो फर्मेंटेशन होता है ये हार्मफुल प्रोसेस भी होता है। इकोनॉमिकली ये हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि ये फूड को ना स्पॉइल करता है, और जब फूड स्पॉइल होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में तो ये रिलीज़ करता है टॉक्सिन विच कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। अगर ऐसा कोई खाना खा ले तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो इट रिलीजेज द टॉक्सिक्स लाइक पिटोमेंस, एंड पिटोमेन जो होता है इट कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। तो ये कुछ बातें होती हैं जो मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के बारे में आपको बताया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, वन इज कॉल्ड alcoholic ethyl alcohol fermentation and lactic acid fermentation. All the best.